नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा एसोसिएट में। दोस्तों, आज मैं आपको आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में इनकी कुछ फ्रेंड्स की क्वेरी आ रही है कि डिक्लेरेशन में हमने क्या ए और बी दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और हमने कुछ फ्रेंड्स की क्वेरी है स्कीम्स के बेनिफिट से रिलेटेड कि हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी एलिजिबल है और हमारे मेंबर भी वहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं, तो भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आपको इसके बारे में एक बार दोबारा आपको बताऊंगा कैसे आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप आत्मनिर्भर यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करेंगे। पहले आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट में यानी कि जितने भी यहाँ पे आपके वर्कर हैं, अगर आप सेपरेट चालान बनाते हैं हर पार्टी का, तो यहाँ पे आपके जितने भी आपने टीआर नंबर जितने भी चालान आपने बनाए हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं टोटल टीआर में यहाँ पे आपके सामने मेंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है। अगर आपके 50 से नीचे मेंबर हैं तो ये जैसे यहाँ पे 50 से ज्यादा मेंबर हैं तो यहाँ पे 50 से ज्यादा का ऑप्शन आ रखा है। अगर 50 से कम मेंबर होते तो यहाँ पे 50 से कम का ऑप्शन आ जाता। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 50 से ज्यादा इंप्लॉई यानी कि 324 इंप्लॉई है, तो यहाँ पे 50 से 1000 का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप के यहाँ पे 1000 से ज्यादा इंप्लॉई है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1000 से ऊपर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ए सभी को सबमिट करना है, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, ये आपको सभी को सबमिट करना है। ये एक आपकी स्कीम से रिलेटेड है, यानी कि आप अपने एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड करके अपने मेंबर को रजिस्टर्ड करके यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी का यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर की सब्सिडी आपको दी गई है इंप्लॉय प्लस में इंप्लॉयर शेयर की, वो आप अपने ईसीआर में यहाँ पे डिक्लेरेशन के द्वारा आप सब्सिडी यहाँ पे लेंगे। तो इसमें एक डिक्लेरेशन ये सभी साइटों में मिलता है। यहाँ पे आपको 6 कॉलम में आपको मिल जाएगा आई अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयर इज लायबल टू रिफंड, यानी कि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी निकलती है तो उस सब्सिडी को आप रिफंड करने के लिए आपको रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मिल जाएगा सबमिटिंग एनी इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन डिक्लेयर टू द अवेल द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर आप कोई भी गलत डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे गलत डिक्लेरेशन करने के लिए बाद अगर आप उसकी सब्सिडी लेते हैं तो वो सब्सिडी आपको रिफंड करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये उस टाइप का आपको डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है। अब हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन बी पे। दोस्तों, डिक्लेरेशन भी उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करती हैं, जो एक लेबर सप्लायर है यानी कि जो एक मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर है, ये डिक्लेरेशन उनके लिए है। अगर आप भी एक सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी कि आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी में आप वर्कर प्रोवाइड करते हैं या स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है। ये डिक्लेरेशन आपको तभी सबमिट करना है जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया हुआ है यानी कि आपने कोई भी थर्ड पार्टी का स्टाफ नहीं रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। आप जैसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने इसको सबमिट कर दिया था, सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरे 88 इंप्लॉय सितंबर में थे, तो यहाँ पे उन्होंने 88 इंप्लॉय का डिक्लेरेशन यहाँ पे उठा लिया। और डिक्लेरेशन यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो डिक्लेरेशन सबमिट किया है आपके सामने आ जाएगा। यानी कि जितने भी चालान का मैंने यहाँ पे टीआर सबमिट किया था वो सारे टीआर का डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम बेनिफिट की, यानी कि बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। आपको उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप करने पड़ेंगे। ये मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको मेंबरशिप करने पड़ेंगे। मेंबर की में आप जो फाइल अपलोड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि फाइल में सिर्फ आपने यूए नंबर अपलोड करने हैं। यूए नंबर के अलावा आपने कोई भी डाटा वहाँ पे अपलोड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टोटल लिस्ट यहाँ पे अपलोड की हुई है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यानी कि जो मैंने फाइल अपलोड की हुई है, यहाँ पे आपको सिर्फ यूएन नंबर अपलोड करने हैं। यूएन नंबर के अलावा आपको कोई भी डाटा अपलोड नहीं करना है। और अपलोड करने के बाद जो आप टोटल रिकॉर्ड अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यानी कि इसमें जितने एरर हैं यहाँ पे 46 एरर हैं 58 में से, यानी कि 5 मेंबर यहाँ पे मेरे एलिजिबल हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आता है आपको, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी एलिजिबल है, आपने मेंबर भी यहाँ पे अप्रूव किए हुए हैं, यानी कि आपके मेंबर भी एलिजिबल हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा को इसके बारे में बताने के लिए कि भी ईसीआर अपलोड की है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी ईसीआर अपलोड की है आपको दिखाने के लिए कि आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईसीआर अपलोड की है, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट एलिजिबल, यानी कि जब मैंने डिक्लेरेशन को सबमिट किया वहां पे मेरी एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल थी, लेकिन ईसीआर अपलोड करने के बाद मेरी एस्टेब्लिशमेंट एलिजिबल नहीं हुई है, यानी कि नॉट एलिजिबल हो गई है। उसका क्या रीजन है, हम इसके आगे पढ़ते हैं। ARBY बेनिफिट एज एम्प्लॉय काउंट 38 इज लेस देन रिक्वायर्ड एम्प्लॉय काउंट 93, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो इस ईसीआर में वो 38 है,
और हमारे टोटल इस ईसीआर में इम्प्लॉय 93 होने चाहिए थे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 93 आपके कैसे होने चाहिए थे, इसका क्या रीजन है, ये इन्होंने यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से उठाई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, अगर आप 50 से ज्यादा का डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, 50 से ज्यादा इंप्लॉय है तो आपको 5 नए मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 88 का डिक्लेरेशन सबमिट किया है, तो 88 में अगर मैं 5 प्लस कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे 93 हो जाएंगे, यानी कि जो मेरे यहाँ पे ईसीआर में उन्होंने दिया हुआ है। यानी कि मेरे टोटल ईसीआर में 93 इंप्लॉय होने चाहिए थे और मैंने ईसीआर अपलोड की है 38 की, यहाँ पे 38 आप मेंबर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक ये रीजन होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स इसको रिमार्क को नहीं पढ़ पाती है, यहाँ पे रिमार्क आपको मिल जाएगा। अगर कोई किसी भी रीजन से आपको बेनिफिट नहीं मिला है, अगर कोई और रीजन होता है तो आपको ईसीआर में सबसे लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा, एरर कोड मिल जाएगा। उस एरर कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सेपरेट चालान बनाते हैं, तो आपको एक चालान बना के सबमिट करना पड़ेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अलग अलग, यानी कि अगर आप सेपरेट चालान बनाते हैं, हर पार्टी का अलग अलग चालान बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो डिक्लेरेशन सबमिट किया है, यानी कि आपके डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आपकी ईसीआर में आपके उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय होने चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन डिक्लेरेशन से कम एम्प्लॉय आपके नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों एक और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक आपका मेन पॉइंट यहाँ पे एक उन्होंने और दिया हुआ है आपको बेनिफिट के लिए। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट में और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऐड कॉन्ट्रैक्टर करना पड़ेगा। ऐड कॉन्ट्रैक्टर करने के बाद यहाँ पे आपको उसका कोड नंबर डालना पड़ेगा, यानी कि आपको उसकी ईपीएफ आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक ईपीएफ आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप उसको डाल के सर्च करेंगे, यहाँ पे उस एस्टेब्लिशमेंट का नाम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जैसे जो भी मैंने कोड नंबर डाल दिया, यहाँ पे आप कोई भी कोड नंबर डालेंगे, यानी कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे आपको कोड नंबर डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका वर्क ऑर्डर, यानी कॉन्ट्रैक्टर आपकी डेट डालनी है, वर्क ऑर्डर डेट डालनी है, यानी कि कब से कब तक आपका वर्क ऑर्डर आपने उसको दिया हुआ है। यहाँ पे आप वर्क ऑर्डर की डेट डालेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे, यहाँ पे एंड डेट डालेंगे और यहाँ पे आप वर्क ऑर्डर अपलोड करेंगे। वर्क ऑर्डर आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, 2 MB से कम का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका अपलोड मंथली डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज, यानी कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे आपको उसकी मंथली डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में आप अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर कॉन्ट्रैक्टर की आपको उसके एम्प्लॉय की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। वो डिटेल आपको क्या अपलोड करनी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अपलोड मंथली डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फाइल का फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि इस टाइप की फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। पहले कॉलम में आपको यूएन नंबर देना है, सेकंड कॉलम में आपको उसका नाम देना है, यानी कि एम्प्लॉय का नेम देना है। उसके बाद आपको देनी है पीएफ वेजेस और यहाँ पे उसके टोटल वर्किंग डे डालने हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डे इन द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उस एस्टेब्लिशमेंट में उसके कितने वर्किंग डे है, ये आपको डाल के और यहाँ पे उसको अपलोड करना है। यानी कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मैप करते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे उसके सभी मेंबर का आपको मंथली डाटा अपलोड करना है। उसके बाद जैसे आप डाटा अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी डिटेल आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। एक्शन में आपको यहाँ पे अप्रूव का शायद ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से अप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे। आप जैसे ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने आपके एस्टेब्लिशमेंट को मैपिंग किया होगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी तक कोई भी डिटेल नहीं है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज नॉट मैप्ड योर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने अभी तक आपके एस्टेब्लिशमेंट को मैपिंग नहीं किया हुआ है। दोस्तों अगर आपने भी कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, यानी कि कोई भी आपने थर्ड पार्टी स्टाफ आपने हायर किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको ऐड कॉन्ट्रैक्टर करके आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल डालें और उसके सभी वर्कर को यहाँ पे अपलोड करें। ऐड कॉन्ट्रैक्टर करने का मकसद हो सकता है कि जो भी आपने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है उसके स्टाफ के, यानी कि उसके वर्करों का जो आप ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन उसको देते हैं सबमिट करने के लिए, तो हो सकता है वो सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए या कोई और रीजन भी उसका हो सकता है। दोस्तों अभी इसके बारे में नहीं बता सकते, यानी कि इसका क्या मकसद है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं।